हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज है 22 मई 2021। तो आज की जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उसके बारे में इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी या यूपीएसआई, एसएससी, जीडी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आइए चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। तो जो चाय के दीवाने हैं उनके लिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, विश्व भर में जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है ये 21 मई को मनाया जाता है। और इसकी थीम यदि मैं आपको बताऊं तो टी एंड फेयर ट्रेड जो है वो इसकी थीम है। तो टी एंड फेयर ट्रेड इसकी थीम रखी गई है। वर्ष 2021 का जो मनाया गया है 21 मई को। साथ ही साथ इसके मनाने की शुरुआत जो है वो 2020 से की गई थी। ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। इसके अलावा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा 22 मई, इस दिन मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता मैं आपको बता दूं अमेजन के जो वर्षा वन हैं उनमें पाई जाती है। साथ ही साथ 8 मई को मनाया जाता है विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके जो संस्थापक थे हेनरी डुनंट, उनका जो बर्थडे था 8 मई को, उन्हीं के उस उपलक्ष्य में जो है 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। साथ ही साथ 1 मई को मैं आपको बता दूं विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा इसको जो है मनाया जाता है। तो चाय दिवस के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इंटरनेशनल टी डे जो है वो 21 मई को जो है ये मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं विश्व भर में चाय के उत्पादन में सर्वाधिक जो पहला स्थान है वो चीन में सर्वाधिक चाय का जो है उत्पादन होता है। साथ ही साथ भारत का इसमें जो स्थान है विश्व भर में चाय के उत्पादन में सेकंड नंबर जो है भारत का स्थान आता है। चीन के बाद जो है दूसरा नंबर भारत का ही आता है चाय के उत्पादन में। इसके अलावा चाय के बागान जो है आप देख सकते हैं इस तरीके के जो है चाय के बागान हुआ करते हैं। तो सर्वाधिक जो चाय का उत्पादन है वो चीन में किया जाता है, दूसरे नंबर पर इसमें भारत आता है। और भारत के अंदर मैं बात करूं तो भारत के अंदर जो है असम राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं ये जो आपको दिखाई दे रही होगी ये दार्जिलिंग चाय के जो है वो मैदान है। तो दार्जिलिंग की जो चाय है वो क्यों फेमस है वो मैं आपको बता दूँ। इसको जो है GI टैग भी दिया गया है दार्जिलिंग की चाय को। तो GI टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को, देखो GI टैग जो है इसका अधिनियम आया था 1999 में। तो ये जो है GI टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है GI टैग। तो जो वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं, उनके हिसाब से जो है दार्जिलिंग की चाय को जो है यहाँ पर GI टैग दिया गया है। मैं आपको बता दूं दार्जिलिंग जो स्थान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ना कि असम में, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि चाय जो है चाय के लिए सर्वाधिक जो प्रसिद्ध स्थान है वो असम ही है। तो असम पश्चिम बंगाल, ये दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल का स्थान है। और पहला जो GI टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो कॉफ़ी है, भारत में जो कॉफ़ी का उत्पादन है वो सर्वाधिक, यदि मैं आपको बताऊं तो कर्नाटक राज्य में भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कॉफ़ी के बागान जो हैं सर्वाधिक कर्नाटका राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल टूटकर अलग हो गया। इस हिमशैल का नाम क्या है? हुआ यह है, अंटार्कटिका की ये घटना है, यहाँ का जो एक बहुत बड़ा हिमशैल है ये जो है टूट करके इससे अलग हो गया है। इसके अगर अंदाज़ा आप लगाना चाहें तो किसी भी, मान लीजिए कोई भी कैपिटल जैसे दिल्ली है भारत की राजधानी, तो इसका ये जो है 3 गुना जो है ये जो आइसबर्ग है ये टूट करके अलग हुआ है। तो इसके नुकसान क्या क्या होने वाले हैं, ये इसके पर्यावरण पर इसके जो है क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। देखो, समुद्र में जो है समुद्र का जल स्तर जो है इससे बढ़ जाने वाला है, काफ़ी जल स्तर बढ़ेगा। तो ये जो है जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का ही पूरा का पूरा असर है। ग्लोबल वार्मिंग के जो कारण है, जो हमारे ग्रीन हाउसेस गैस का प्रभाव है, उसको लेकर के जो है ये अंटार्कटिका में जो है बर्फ़ का ये जो हिमखंड है इसका जो है टूटा है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस प्रभाव को कम करने के लिए मैं आपको बता दूं ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि क्योटो एक जो सिटी है वो जापान की सिटी है। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। इसका उद्देश्य ये था कि जो ग्रीन हाउसेस गैसें हैं इनका प्रभाव को कम किया जाना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा जो ग्रीन हाउसेस गैसें होती हैं, एक जो और प्रोटोकॉल था उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल एक कनाडा की सिटी है
तो इसका उद्देश्य ये था कि जो ओजोन परत का जो संरक्षण हो रहा है उसको लेकर के जो है इसको किया गया था। देखो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसी में ही सबसे पहले ओजोन होल जो था उसको देखा गया था। और इसके अलावा ओजोन के बारे में बता दूं, विश्व भर में ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। और ओजोन को जो नापने की इकाई है, ओजोन जो परत को नापने की इकाई है वो डॉप्सन जो है वो इसको नापने की इकाई होती है। तो इसको लेकर के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया जैसे कि 1987 में इसका आयोजन हुआ था। मॉन्ट्रियल जो है एक कनाडा की एक सिटी है। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि इस जो हिमशैल है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है वो A76 इसका नाम है। तो इसको देखा किसके द्वारा गया है, पता कैसे चला है कि जो है टूटा भी है तो कैसे, तो ये कॉपरनिकस सैटेलाइट है, तो उसके द्वारा जो है इसको देखा गया, तब पता चला है कि ये जो है जो हिमखंड है, जो हिमशैल है वो जो है इससे टूट करके अलग हुआ है। तो इससे समुद्र का जो जल स्तर होगा वो बढ़ जाएगा, साथ ही साथ जो आसपास के जो इलाके होंगे उनमें जो जल स्तर है बाढ़ का खतरा उत्पन्न होगा, ऐसा होने वाला। तो ये जो अंटार्कटिका आपको दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है वाइट कॉन्टिनेंट, और साथ ही साथ इसको वाइट कॉन्टिनेंट के साथ ही साथ इसको कहा जाता है डायनेमिक कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये एक गतिशील महाद्वीप है। इसका आकार जो है घटता और बढ़ता रहता है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ जब पिघलती है तो इसका आकार घट जाता है और जब बर्फ़ जमती है तो इसका आकार जो है बढ़ जाता है। तो इसको जो है अंटार्कटिका है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने आपको दिखा दिया। इसकी जो है इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भारत में जो है, भारत के अंटार्कटिका में कुछ जो यहाँ पर जो कुछ मिशन है भारत के, जो कि अनुसंधान केंद्र जो यहाँ पर भारत के खोले गए हैं, उनमें जो प्रमुख मैं आपको नाम बताऊँ, दक्षिण गंगोत्री भी भारत का एक यहीं पर मिशन है जो कि यहीं पर चलता है, दक्षिण गंगोत्री। आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि दक्षिण गंगोत्री जो है भारत का मिशन है या किस देश का मिशन है। इसके साथ ही साथ एक भारतीय भी है, वो भी अनुसंधान केंद्र भारत का ही द्वारा खेला गया। इसके अलावा एक और जो है अनुसंधान केंद्र, उसका नाम है मैत्री। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो अंटार्कटिका है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है माउंट विंसन मैसिव, जो कि आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रही होगी। माउंट विंसन मैसिव इसका नाम है। ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है जो कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किसने केरल राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही में जो है 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं, विधानसभा चुनाव 2 वर्ष 2021 में, जिनके रिजल्ट जो हैं वो 2 मई 2021 को आए थे। तो 4 राज्यों में जो है, 5 राज्य नहीं थे, हालांकि 4 राज्य थे और एक जो है इनमें केंद्र शासित प्रदेश था जिसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो इसमें जो है केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, उनका नाम है पिनराई विजयन, इनके द्वारा शपथ ली गई है। इसके अलावा और जो पश्चिम बंगाल है उसकी जो मुख्यमंत्री पद की शपथ है वो ममता बनर्जी के द्वारा ली गई। हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो आसाम के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। जो पिनराई विजयन है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको शपथ किसने दिलाई है? तो जो केरल के जो गवर्नर हैं यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान, इनके द्वारा जो है इनको यहाँ पर शपथ दिलाई गई है, क्योंकि राज्य में जो है राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। तो मोहम्मद आरिफ खान को शपथ दिलाई गई है और ये जो है दूसरी बार, लगातार दूसरी बार ये जो है केरल राज्य के मुख्यमंत्री पद पर जो है नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा मैं केरल राज्य में आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा, जो केरल 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, जैसे ये जो हमारा केरल है सबसे नीचे का जो राज्य है, इसकी जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। और इसके अलावा ये जो है अभी हाल ही में जो तूफान आया है ताऊते, इसने भी केरला में भी तबाही मचाई है, गुजरात में भी काफ़ी तबाही मचाई है। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है वो पिनराई विजयन के द्वारा शपथ ली गई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हाल ही में जो ये राज्य दिखाई दे रहा है तमिलनाडु में भी अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है वो M.K. स्टालिन के द्वारा शपथ ली गई और इनको जो शपथ दिलाई वो बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। इसके अलावा और जो राज्य हैं ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये एक पुडुचेरी राज्य है। तो पुडुचेरी जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका भौगोलिक तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँ तो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक यनम है, पुडुचेरी, कराईकल और माहे। तो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। यनम तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है और माहे जो जिला है वो केरल में स्थित है। तो पुडुचेरी जो है इस राज्य के भी जो है केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ रंगास्वामी के द्वारा जो है इस मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई है। इनको शपथ जो तेलंगाना की जो राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, उन्हीं के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। इसके अलावा 2 राज्य और थे, इनमें जी भी विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें पश्चिम बंगाल, जिसमें
ममता बनर्जी जो है इनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। साथ ही साथ असम जो है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाया गया है। देखो पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में 169 जो अनुच्छेद है वो चर्चा में रहा। कारण उसका ये था कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये कहना था कि हम जो है राज्य में विधान परिषद का गठन करेंगे। तो विधान परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत जो है किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो ये कहाँ स्थित है ये मैं आपको बता दूं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो केरला राज्य में जो है स्थित है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है वो कहाँ स्थित है। इसके साथ ही साथ पेरियार जो टाइगर जो नेशनल पार्क है वो भी यहीं पर केरल राज्य में ही स्थित है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया। मैं आपको बता दूं, जो जगन्नाथ पहाड़िया थे वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका निधन जो कोविड-19 के चलते जो है इनका निधन हो गया। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये करीब 13 माह तक जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और इसके अलावा 4 बार जो है ये विधायक MLA भी रहे। तो इनका जो है हाल ही में कोविड-19 के चलते जो है निधन हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो जगन्नाथ पहाड़ियां हैं जिनका निधन हुआ है आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान राज्य के बारे में हम दिखा देते हैं। देखिए राजस्थान जो ऐसा राज्य है भारत का, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान ही है। तो राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान राज्य ने ही अभी हाल ही में जो ब्लैक फंगस है जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं उसको जो है यहाँ पर महामारी घोषित किया गया है कि ब्लैक फंगस जो है म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो एक तरीके से असाध्य बीमारी बनती जा रही है। डेथ रेट भी इसमें 50% से ज़्यादा है। तो इसको लेकर के जो है ये काफ़ी चिंता का विषय है। एक और राजस्थान की योजना है जिसका नाम है चिरंजीवी योजना। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। इसका कारण ये है कि चिरंजीवी योजना एक भारत की एकमात्र ऐसी योजना है जिसने पूरे राजस्थान राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को जो है स्वास्थ्य बीमा दिया है। तो जो आयुष्मान भारत योजना जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है गरीब परिवारों को, तो ये जो चिरंजीवी योजना है वो पूरे राजस्थान के सभी लोगों को जो है स्वास्थ्य बीमा इसके द्वारा दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान के नेशनल पार्क के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है रणथंभौर नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा सरिस्का नेशनल पार्क भी जो है वो राजस्थान में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। और मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत साहब हैं जो कि आप देख रहे होंगे। तो इन्होंने ही जो है जो ब्लैक फंगस जो कि म्यूकोरमाइकोसिस है उसको जो है इनके द्वारा महामारी घोषित किया गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। वर्ष 2022 का विंटर ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा। पहले मैं आपको बता दूं ये आयोजित होने वाला है चीन में। विंटर ओलंपिक जो है ये चर्चा में क्यों रहा है, इसका कारण ये है कि USA जो अमेरिका है इसके द्वारा इसकी बहिष्कार करने की घोषणा की गई है। क्यों की गई है, इसका कारण ये है कि जो अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा की जो स्पीकर हैं जो कि नैन्सी पेलोसी, उनका ये कहना है कि ये नैन्सी पेलोसी है जो कि यहाँ की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर हैं, इनके द्वारा ये कहा गया कि चीन की जो सिंजियांग प्रांत है यहाँ पर एक जनजाति रहती है, उइगर समुदाय है। तो उइगर जो समुदाय है, उइगर जो जनजाति है, इसको लेकर के चीन का ये कहना है कि इनके जो है मानव अधिकारों का जो है हनन हो रहा है। तो चीन ने इनको किया क्या है कि इन सभी को जो है नज़रबंद कर दिया गया है, घड़ी में हाउस अरेस्ट जो है इनको किया गया है। तो इसको लेकर के USA ने इसका विरोध जताया है कि जो यूगर जो समुदाय है ये मुस्लिम समुदाय है। तो चीन का इस पर क्या कहना है, चीन का इस पर यह कहना है कि हम जो है इनको अलगाववाद से अलग रहने की जो है शिक्षा दे रहे हैं। ये देखिए आप, इनको हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है और ये कह रहे हैं कि हम इनको अलगाववाद से अलग रहने की शिक्षा दे रहे हैं। तो चीन जो है इन पर जो है जुल्म ढा रहा है पूरी तरीके से, ऐसा अमेरिका का कहना है। USA ने इसको नरसंहार बताया है। तो इसको लेकर के जो है जो ओलंपिक है 2022 का विंटर ओलंपिक, उसके बहिष्कार करने की घोषणा की गई है। साथ ही जो टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होने वाला था, अब इसका आयोजन उम्मीद है कि 2021 में हो जाए। कोविड-19 की जटिलताएं जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि जो टोक्यो ओलंपिक है वो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। इसका जो आयोजन होगा वो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक टोक्यो में जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं टोक्यो ओलंपिक तो 2020 का हो गया। इससे पहले जो 2016 का ओलंपिक हुआ था वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इसका आयोजन हुआ था। 2020 का 2021 का जो है वो टोक्यो आपने समझ ही लिया। साथ ही साथ 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है वो पेरिस के फ्रांस में जो है इसका आयोजन होगा।
इसके अलावा 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है उसका आयोजन जो है लॉस एंजल्स अमेरिका में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो मैंने आपको सभी ओलंपिक बता दिए। जो पिछला ओलंपिक था 2016 का, उसका रियो में इसका आयोजन हुआ था। इसके अलावा 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा, 2028 में जो है लॉस एंजल्स में होने वाला है। देखो, जो 2016 का रियो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत को मात्र और मात्र 2 मेडल मिले थे, और वो भी दोनों मेडल जो है भारत को महिलाओं ने दिलाए थे। एक तो था पीवी सिंधु, जिनको सिल्वर गर्ल भी कहा जाता है, इनके द्वारा एक सिल्वर मेडल दिलाया गया, और एक थी साक्षी मलिक जो भारतीय पहलवान हैं, इनको एक मेडल मिला। तो भारतीय जो 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत को सिर्फ 2 मेडल मिले थे, जिसमें पीवी सिंधु और साक्षी मलिक थी। इसके अलावा बात करेंगे पहला ओलंपिक जो विश्व में आयोजित हुआ था वो था 1896 में एथेंस ग्रीस में जो है इसका आयोजन हुआ था। जो ग्रीस है उसमें इसका आयोजन हुआ था। जो आधुनिक ओलंपिकों की जो शुरुआत है वो बस 1896 में मानी जाती है, एथेंस में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस दवा कंपनी ने भारत में कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट किट वीराजेन जो है इसको लॉन्च किया है? तो इसको मैं आपको बता दूं, इसको जो लॉन्च किया है वो सिप्ला कंपनी के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो ये करेगी क्या? ये एक तरीके से जो सार्स जो वायरस है, SARS-CoV-2 जो वायरस है, तो कोविड-19 का जो वायरस है इसके बारे में जो है ये पता लगाएगी। तो ये रियल टाइम टेस्ट किट है, तो ये जो है इसके द्वारा जो है कोविड-19 का जो है पता लगाया जा सकेगा। सिप्ला के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा DRDO के बारे में मैं बता दूं तो DRDO जो भारत की संस्था है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, वो G सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ ICMR जो है ये भी जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने हाल ही में क्यों चर्चा में रही? जो प्लाज्मा थेरेपी जो है, जिसको काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से कहा जा रहा था कि जो कोविड-19 से जो व्यक्ति ठीक हो रहे हैं वो अपना प्लाज्मा दान करें, तो ICMR ने जो है प्लाज्मा जो थेरेपी है इसको ना ज़रूरी बता दिया है, इसको गैर ज़रूरी बताया है। तो इसको जो है अपनी वेबसाइट से इसको हटा भी लिया है। तो ICMR इसीलिए जो है हाल ही में चर्चा का विषय बना है। इसके अलावा जो वीराजेन मैंने आपको बताया, ये जो है सिप्ला के द्वारा लॉन्च की गई है और कोविड-19 की RT-PCR टेस्ट किट है वीराजेन, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे इसके अलावा भारत में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। स्टार्ट जो इनकी हुई थी वो 16 जनवरी 2021 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 2 वैक्सीन जो है अभी तक लगाई जा रही हैं, एक है कोवैक्सीन, दूसरी है कोविशील्ड। कोवैक्सीन पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन है और इसको जो है भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा बनाया गया, और कोविशील्ड जो है इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। इसके अलावा जो स्पुतनिक V वैक्सीन जो है इसको रूस के द्वारा जो है बनाया गया, और ये विश्व की पहली वैक्सीन यदि कोई आपसे पूछे तो स्पुतनिक V, जिसको रूस के द्वारा बनाया गया, रूस की सरकार के द्वारा इसको अनुमति दी गई, विश्व की पहली वैक्सीन थी स्पुतनिक V, कोरोना वायरस की वैक्सीन। इसी का जो है इन्होंने ये अब तक की जो वैक्सीन जितनी भी थी ये डबल डोज वैक्सीन थी, लेकिन एक वैक्सीन जो है ये स्पुतनिक लाइट बनाई गई है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल डोज वैक्सीन होने वाली है। मतलब इसकी सिर्फ और सिर्फ 1 डोज लगवाइए और उसके बाद जो है आप कोरोना से निजात पाइए। तो स्पुतनिक लाइट वैक्सीन है, इसका जो है इसका भी जो निर्माण है रूस के द्वारा ही किया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं स्पुतनिक वैक्सीन जो है इसका भी जो है स्टार्टिंग भारत में की जाएगी, इसका भी भारत में वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाला है। तो इसको भारत में बना कौन रहा है, मैं आपको बता दूँ जो शिल्पा मेडिकेयर है, शिल्पा मेडिकेयर के साथ ही साथ जो डॉक्टर रेड्डी हैं, जो डॉक्टर रेड्डी की जो लेबोरेटरी है इसके द्वारा जो है इन दोनों के मध्य जो है समझौता हुआ है। तो शिल्पा मेडिकेयर जो है ये तो स्पुतनिक V वैक्सीन है, इसका निर्माण करेगी, साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डी जो है वो इसकी मार्केटिंग करेगी, और इसके जो है बेचने का जो काम है वो डॉक्टर रेड्डी करने वाली है लेबोरेटरी। तो दोनों के मध्य जो है करार हुआ है, 3 साल का ये जो है करार हुआ है शिल्पा मेडिकेयर और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के मध्य, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक जो DRDO है इसके द्वारा एक ड्रग निर्मित की गई जिसका नाम था 2DG। तो 2-डिऑक्सी जो ग्लूकोज है वो ये एक तरीके का पाउडर होता है। तो पाउडर ये होगा क्या, करेगा क्या, ये कोविड-19 का जो वायरस है जो इस तरीके का ये जो दिखता है, तो इसकी जो है ग्रोथ को रोकने में ये जो है ग्रोथ को कम करेगा, मतलब ग्रोथ नहीं होने देगा। इससे जो है कोविड-19 से रिकवर होने में जो है मरीज को जो है सहायता मिलेगी। तो ये DRDO के द्वारा विकसित की गई। DRDO के बारे में कुछ बातें आप जान लीजिएगा। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और न्यू दिल्ली में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अलावा G सतीश रेड्डी जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं।
ध्यान रखिएगा। DRDO जो है भारत की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट संस्था है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक INS राजपूत को कहाँ जो है सेवानिवृत्त किया गया है। मैं आपको बता दूं, इसको जो है जो INS राजपूत था इसको सेवा मुक्त जो है कर दिया गया है। विशाखापत्तनम का जो पोर्ट है वहाँ पर जो है इसको जो डीकमीशन है वो किया गया है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं INS राजपूत जो है वो भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक जहाज़ था। मतलब जो भारतीय नौसेना है हमारी, इसका पहला विध्वंसक जहाज़ था। पहला जो डिस्ट्रॉयर जो था, तबाही मचाने वाला जो जहाज़ था, वो पहला INS राजपूत ही था। आप देख सकते हैं INS राजपूत, नाम ही इसका राजपूत है। तो राजपूताना इतिहास तो भारत में काफ़ी गौरवशाली रहा है, तो उसी को लेकर के इसका नाम रखा गया INS राजपूत। इसका आदर्श जो वाक्य जो था, उसका आदर्श वाक्य से ही आप समझ जाएंगे, इसका नाम ही यही था कि राज करेगा राजपूत। तो राज करेगा राजपूत इसका आदर्श वाक्य। तो इसको जो है डीकमीशन किया गया है। इसको जब स्टार्टिंग में जब इसको शामिल किया गया था भारतीय नौसेना में, 1980 में इसको शामिल किया गया था और 2021 में जो है इसको डीकमीशन किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इनको जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा विशाखापत्तनम का पोर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम का पोर्ट। और जो बंगाल की खाड़ी है ये आपको दिखाई दे रही होगी, इधर ही साथ इधर जो है अरेबियन सी है। इसके अलावा जो उड़ीसा राज्य दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक तूफान के आने की संभावना है, उसका नाम है यस तूफान। तो ये जो है इसके जो भारत में ये हिट करने की जो संभावना है वो 22 से लेकर के 25 मई तक ये संभावना है कि ये जो है उड़ीसा को हिट कर सकता है। और इसकी जो तीव्रता होगी, जो पिछले वर्षों में जो अम्फान और जो फानी तूफान जिन्होंने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में काफ़ी तबाही मचाई थी, तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि उसी तीव्रता का ये जो है तूफान होने वाला है। इसके अलावा गुजरात का जो अरेबियन सी है हमारा, यहाँ पर ताऊ जी काफ़ी कहर मचाई रहे हैं। जो ताऊते जो तौकते तूफान है, इसका काफ़ी ज़्यादा कहर मचाया जा रहा है। इसके अलावा यस जो तूफान है, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो ओमान जो देश है इसके द्वारा इसका नामकरण किया गया था। इसके अलावा ताऊती जो है, इसका जो नामकरण है वो म्यांमार देश के द्वारा किया गया था। बात करेंगे इसके अलावा मैं आपको बता दूं INS विराट जो है, इसको आप जानते होंगे, इसको भी हाल ही में जो है डीकमीशन किया गया है। तो INS विराट आप ध्यान रखिएगा। इसको कहते क्या हैं? ग्रेट ओल्ड लेडी जो है इसी को कहा जाता है। ग्रेट ओल्ड लेडी INS विराट को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब ये जहाज़ डीकमीशन हो जाते हैं तब इनको जो है स्क्रैपिंग की जाती है, मतलब इनका जो है तोड़ फोड़ की जाती है। तो ये कहाँ होती है? जो अलंग गुजरात है, अलंग नामक स्थान है गुजरात में, तो वहाँ जो है जहाज़ों को डीकमीशन किया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो है जो जहाज़ होते हैं कि स्क्रैपिंग जो है वो यहीं पर की जाती है। इसके अलावा भारतीय नौसेना जो है, भारतीय नौसेना प्रमुख जो हैं वो करमबीर सिंह जो हैं वो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं, जो कि आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे। नेवी डे जो है वो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना का दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं भारतीय आर्मी का डे जो है वो 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। साथ ही साथ 8 अक्टूबर को जो है एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं भारतीय नौसेना के द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। इसमें था क्या? इसमें जो भारतीय नौसेना है वो विदेशों से जो है ऑक्सीजन के कंटेनरों को जो है लेकर के आई थी। तो ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया, जिसमें ऑक्सीजन जो है लिक्विड ऑक्सीजन को भारत में लाया गया। इसके अलावा ऑपरेशन समुद्र सेतु वर्ष 2020 में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था मैं आपको बता दूं, इंडियन ओशियन के जो देश हैं उनमें जो है जो विदेशों में फंसे हुए नागरिक थे उनको भारतीय नौसेना के द्वारा स्वदेश लाया गया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किसने भारत में न्यूज शोकेस जो है प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो मैं आपको बता दूं ये जो प्रोडक्ट है वो गूगल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका कारण क्या है मैं आपको बता दूं, भारत की जो मीडिया है आपको पता ही होगा, ये कोई भी विश्वसनीय न्यूज़ नहीं देती है। ये मीडिया को, मान लीजिए कोई भी मीडिया हो भारतीय का, कोई भी चैनल हो, तो इनका काम क्या है, किसी भी न्यूज़ को, एक न्यूज़ को पकड़ लेंगे, इनका प्रोपेगेंडा के ऊपर जो है ये न्यूज़ चलाते हैं। तो किसी एक न्यूज़ को पकड़ लेंगे और 10-10 दिन तक वही चलाते रहेंगे। तो इस कारण जो है लोगों को जो है रियल न्यूज़ नहीं मिल पाती है, क्योंकि मुद्दे तो बहुत होते हैं। पूरा भारत का देश है, इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, तो एक मुद्दा तो है नहीं, ये एक ही मुद्दा पकड़ के बैठ जाते हैं। तो इसको लेकर के गूगल ने क्या कहा है कि हम जो है जो क्वालिटी जर्नलिज्म है उसको बढ़ावा देंगे और विश्वसनीय न्यूज़ जो है उसको हम जो है नागरिकों तक पहुँचाएँगे। तो इसमें जो है पब्लिशर जो न्यूज़ शोकेस है प्रोडक्ट जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। तो जो मेन जो पब्लिशर्स हैं उनको इसमें लिया जाएगा। जैसे द हिंदू जो है वो काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, द हिंदू। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ANI जो न्यूज़ हो जाती है, तो जो काफ़ी जो
जो विश्वसनीय न्यूज़पेपर होते हैं उनको जो है इसमें लिया जाएगा, तो जो विश्वसनीय जो खबर है वो जनता तक पहुंच सके, ऐसा जो है इसके द्वारा किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो जारी किया गया। इसमें जो भारत की रैंक है वो 142वीं रैंक थी टोटल 180 में। आप देख सकते हैं भारतीय मीडिया का हाल क्या है। इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है वो एक संस्था है, पेरिस फ्रांस की संस्था है, इसके द्वारा इसको जो है जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है भारत की रैंक ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) का ए पार्ट जो है, इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिखा गया है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में बताई गई है। इसके अलावा गूगल के बारे में मैं बात कर लूँ तो गूगल जो है इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फ़ाबेट INC। ये जो है इसकी पेरेंट कंपनी है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो USA संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है स्थित है। इसके अलावा गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई जो हैं वो गूगल के CEO हैं, भारतीय हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने की ओर से स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में किस शीर्ष स्थान जो है किस राज्य को प्राप्त हुआ है। देखो, जब इनकी 2014 में जो सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तब स्मार्ट सिटी मिशन जो है लॉन्च किया गया था। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया। इनका ये कहना था कि हम भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले हैं। देखो, स्मार्ट सिटी कितनी बनी कितनी नहीं बनी वो अलग विषय है, दिखाई तो एक भी नहीं देती है, तो लेकिन इन्होंने रैंकिंग जारी कर दी है। स्मार्ट सिटी बनी नहीं, पहले ही रैंकिंग जारी कर दी गई है। तो इसमें जो है पहला जो मतलब इसके जो इसकी ओर जो है स्मार्ट सिटी बनाने की ओर क्रियान्वयन में जो है कौन सा राज्य का शीर्ष स्थान है, तो शीर्ष स्थान जो है वो झारखंड राज्य को प्राप्त हुआ है। जो स्मार्ट सिटी मिशन है, मैंने जैसा कि आपको बताया वर्ष 2015 में स्टार्ट हुआ था, और इसमें जो है पहला शामिल होने वाला जो पहला राज्य था वो भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा का था। इसके अलावा जो 100वीं स्मार्ट सिटी है, 100वीं स्मार्ट सिटी जो है शिलोंग जो कि मेघालय में स्थित है, 100वीं स्मार्ट सिटी इसको बताया गया। तो इसको लेकर के जो क्रियान्वयन है उसको लेकर के बताया गया कि झारखंड को पहला स्थान मिला है। स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई थी वर्ष 2015 में। इसके अलावा झारखंड में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, झारखंड जो है ये झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था, तो बिहार से झारखंड जो है कट करके वर्ष 2000 में झारखंड इससे अलग हुआ। वर्ष 2000 में 3 जो है राज्य अलग टूटे थे। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, बिहार से झारखंड और साथ ही साथ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुए थे। तो 3 नए राज्यों का जो है निर्माण वर्ष 2000 में होता है। इसके अलावा हाल ही में जो नया राज्य बना है वो मैं आपको बता दूं, वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। इसके अलावा झारखंड के बारे में हम बात कर रहे थे। देखो, झारखंड जो मैं आपको दिखा दूं, ये रहा झारखंड में जो है जो बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट जो है वो झारखंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसकी जो स्थापना हुई थी, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो है इसको स्थापित किया गया, और इसको स्थापित किसकी सहायता से किया गया था, रूस की सहायता से इसको लगाया गया था। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप डेली PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जो है ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ये लिंक है, आप इसको ज्वाइन हो सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड